इस वीडियो में चलिए एक मजेदार सवाल देखते हैं। फिबोनाची अनुक्रम, जिसे हम इंग्लिश में फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं, उसे देखिए इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। एक बराबर में a1 बराबर में a2 तथा an बराबर में an-1 प्लस an-2 n ग्रेटर देन 2 के लिए, यानी जब n का मान 2 से बड़ा है। हमें ज्ञात करना है an+1 बटा an का मान क्या होगा जब n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 हो। यानी n के इन मानों के लिए हमें an+1 बटा an का मान पता करना है। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और स्वयं से ये मान ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। यदि आप इस सवाल में फंस रहे हैं या आपको इस सवाल की भाषा गणितीय लग रही है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इसे समझ लेंगे। तो इस प्रकार के अधिकांश सवालों में यदि हमें अनुक्रम ज्ञात करना हो या अनुक्रम के कुछ पद ज्ञात करने हो तो हम दो चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या हम यह पता कर पा रहे हैं कि यह अनुक्रम कहां से शुरू हो रहा है, यानी कि इस अनुक्रम का जो प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है, क्या हम वो पता कर सकते हैं। पहली चीज तो हम यह देखेंगे। और दूसरी चीज हम यह देखेंगे कि क्या हम इस अनुक्रम के लिए जो पैटर्न या नियम है जिसके अनुसार यह अनुक्रम चल रहा है, क्या हम वो पैटर्न या नियम, जिसे हम इंग्लिश में रूल कहते हैं, वो पता कर सकते हैं। अब इन दोनों चीजों को देखिए। यहां पर लिखा हुआ है 1 बराबर में a1 बराबर में a2, और ये जो a1 है यह हमारा प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म है। तो जो हमारा प्रथम पद यानी कि a1 है वह हमें 1 के बराबर दिया गया है। और न केवल प्रथम पद, हमें यहां पर द्वितीय पद यानी कि सेकंड टर्म, जिसे हम a2 से दर्शा रहे हैं, वह भी पता है कि 1 के बराबर है। तो प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही यहां पर 1 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि हमें पता है कि यह अनुक्रम कहां से शुरू हो रहा है। और अब देखिए इस दूसरे समीकरण से हमें इस अनुक्रम के लिए पैटर्न या नियम पता चलने वाला है। यहां पर यह समीकरण हमें व्यापक पद an यानी कि जनरल टर्म an का सूत्र देता है, और यहां पर हम n के मान रखकर दूसरे पद ज्ञात कर सकते हैं। किंतु हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि n के हम जो भी मान रख रहे हैं वे मान 2 से बड़े हों, क्योंकि यहां पर n ग्रेटर देन 2 है, यानी कि n 2 से अधिक है। अब n बराबर 1 तथा 2 के लिए हमें मान दिए हुए हैं, यानी कि a1 और a2 दोनों के मान 1 के बराबर है। और अन्य पद जिनके लिए n का मान हमें 2 से बड़ा रखना पड़ेगा, उन्हें ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब लिख लेते हैं। हमें पता है कि जो प्रथम पद है यानी कि पहला पद है वह 1 है, और जो द्वितीय पद है यानी कि दूसरा पद है वह भी 1 है, यानी कि a1 का मान 1 है और a2 का मान 1 है। और जो बचे हुए 3 पद हैं यानी कि a3, a4 और a5, इन्हें ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो चलिए पहले तो हम तृतीय पद ज्ञात करते हैं, यानी कि a3 ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम n बराबर में 3 रख देंगे। तो यहां पर यदि हम n बराबर 3 रखते हैं तो a3 बराबर में देखिए क्या आएगा, an-1, और n का मान हम 3 रख रहे हैं तो यहां पर a3-1 ऐसे लिखा जाएगा। प्लस में आ जाएगा a3-2। तो देखिए जो तृतीय पद है वह आ जाएगा, यहां पर हम 3-1 करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, और यहां पर 3-2 करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। इसका अर्थ है कि जो तृतीय पद है वह दूसरे पद और पहले पद के योग के बराबर आ रहा है। और यह हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हमें पहले पद और द्वितीय पद के बारे में पता है कि ये दोनों ही 1 के बराबर हैं। तो चलिए यहां पर दूसरे पद और पहले पद के मान रख लेते हैं। तो जो तृतीय पद है यानी कि तीसरा पद है वह आ जाएगा 1 प्लस में 1 के बराबर, यानी कि तृतीय पद अर्थात a3 आ जाएगा 2 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा अगला पद आ जाएगा 2 के बराबर। अब यदि हम चौथे पद यानी कि a4 का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो यहां पर हम n बराबर में 4 रख देंगे। तो देखिए a4 बराबर में आ जाएगा a4-1 और प्लस में a4-2, यानी कि a4 का मान आ जाएगा a3 प्लस में a2 के बराबर, क्योंकि 4-1 3 बन जाएगा और 4-2 यहां पर 2 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो चौथा पद है वह तृतीय पद और द्वितीय पद के योग के बराबर होगा, यानी कि यहां पर देखिए तृतीय पद तो 2 है और द्वितीय पद 1 है। तो यदि हम इनका योग कर देंगे तो हमें चौथा पद मिल जाएगा। तो चलिए इनका योग कर लेते हैं। तो जो a4 का मान है वह आ जाएगा 2 प्लस में 1 के बराबर। तो इसका अर्थ है कि a4 का मान 3 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि हमारा जो चौथा पद है वह 3 आ जाएगा। अब हम चाहें तो इसी प्रकार अन्य पद भी ज्ञात कर सकते हैं, किंतु मैं चाहूंगा कि आप अपना ध्यान एक रोचक चीज पर केंद्रित करें। यहां पर द्वितीय चरण देखिए।
लिखा हुआ है A3 बराबर में A2 प्लस A1 और यहां पर लिखा हुआ है A4 बराबर में A3 प्लस में A2। यानी इसका मतलब है कि जो अगला पद है वह सदैव पिछले दो पदों का योग होता है। तो अब हमें इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम बस पिछले दो पदों का योग कर देंगे और हमें अगला पद मिल जाएगा। जैसे कि यदि हमें A5 ज्ञात करना है तो हम 2 और 3 का योग कर देंगे, तो 2 प्लस में 3 5 हो जाएगा। यानी कि जो पांचवा पद है अर्थात A5 है वह 5 आएगा। अब इसी तरह हम आगे चल सकते हैं। तो यदि मैं अगले 3 पदों की बात करता हूं जैसे कि A6, A7 और A8, तो आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके इनका मान ज्ञात करने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए A6 यदि ज्ञात करना है तो पिछले दो पदों का योग कर देते हैं, तो 3 प्लस में 5 यानी कि यह 8 आ जाएगा, यानी कि छठा पद 8 होगा। और अब देखिए सातवां पद यानी कि A7 क्या होगा, पिछले दो पदों का योग यानी कि 5 प्लस में 8 कर देंगे तो यहां पे 13 बन जाएगा, यानी कि सातवां पद जो है वह 13 है। और आठवां पद देखिए यहां पर 8 प्लस में 13 कर देंगे तो हमें 21 मिल जाएगा, यानी कि जो आठवां पद है वह 21 होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह काफी सरल लगा होगा। अब जैसे कि हमने पैटर्न पहचान लिया है तो चलिए देखते हैं कि यह सवाल क्या कह रहा है। हमें यहां पर an+1 बट्टा an का मान ज्ञात करना है। तो an+1 बट्टा an हमें अगले पद तथा पिछले पद का अनुपात देगा। तो an के लिए हम n का जो भी मान रख रहे हैं, an+1 के लिए हमें n का उससे अगला मान रखना होगा और इस तरीके से हमें अगले पद तथा पिछले पद का अनुपात मिलेगा। अब देखिए सबसे पहले हम n का मान 1 रख लेते हैं, तो हमें यहां पर A2 बट्टा में A1 मिलेगा, यानी कि द्वितीय पद तथा प्रथम पद का अनुपात। इसी प्रकार आगे हमें मिलेगा A3 बट्टा में A2, इससे आगे हमें मिलेगा A4 बट्टा में A3, फिर हमें मिलेगा A5 बट्टा में A4 और फिर हमें मिल जाएगा A6 बट्टा में A5। और मैं बहुत खुश हूं कि हमें यहां से A6 का मान भी पता है, यानी कि छठा पद जो है वह 8 के बराबर है। तो अब बस हमें यहां से ये मान उठाकर यहां पर रखने हैं और इन अनुपातों की गणना कर लेनी है। तो देखिए A2 का मान 1 है और A1 का मान भी 1 ही है, तो 1 बट्टा में 1 यानी कि यह 1 के बराबर आएगा। अब A3 बट्टा A2 ज्ञात करेंगे तो यहां पर 2 बट्टा में 1 यानी कि यह 2 के बराबर ही आने वाला है। अब A4 का मान है 3 और A3 का मान है 2, तो 3 बट्टा में 2 करेंगे तो हमें यहां पर 1.5 मिल जाने वाला है। अब A5 बट्टा A4 करेंगे तो A5 का मान तो है 5 और A4 का मान है 3, तो यदि हम 5 बट्टा में 3 करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, यहां पर 1 दशमलव और इस प्रकार 6 की पुनरावृत्ति होगी, यानी 6 6 6 ऐसे आगे चलता जाएगा, 1.6 6 6 ऐसे चलेगा। अब A6 बट्टा A5 का मान देखेंगे तो A6 का मान तो 8 है और A5 का मान 5 है, तो 8 बट्टा में 5 जो है वह 1.6 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमने ये अनुपात लिख लिए हैं और हमारा सवाल भी हो गया है। किंतु मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ बने रहें और इन अनुपातों से जुड़े पैटर्न के बारे में सोचने का प्रयास करें। तो क्या हम यहां पर कुछ देख सकते हैं? देखिए जो सबसे पहला मान है वह 1 है, उसके पश्चात मान 1 से 2 हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। अब इसके बाद जो मान है वह 2 से 1.5 हो जाता है, यानी कि घट जाता है। अब जो मान है वह 1.5 से 1.666 ऐसे हो जा रहा है, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा यह मान बढ़ जाता है। 1.5 से 1.666 हो रहा है, यानी कि थोड़ा सा बढ़ रहा है। अब यह मान जो है 1.666 से 1.6 हो जाता है, यानी कि और थोड़ा सा घट जाता है। तो हमें यहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह एक निश्चित मान के करीब जा रहा है और वह निश्चित मान 1.666 और 1.6 के बीच में आएगा और बाद में जाकर यह पता चलता है कि यह एक निश्चित मान हो जाता है जो कि हमारा गोल्डन अनुपात यानी कि गोल्डन रेशियो कहलाता है। तो आप चाहें तो गोल्डन अनुपात के बारे में इंटरनेट पर देख सकते हैं कि यह क्या होता है और साथ ही साथ फिबोनाची अनुक्रम के बारे में भी जान सकते हैं।